नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के सेकंड पेपर से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। यानी कि पिछले वर्ष जो पेपर हुए हैं उनमें एक प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई विश्वविद्यालयों में। तो उन प्रश्नों को मैंने छांटा और आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो आप लोग इस वीडियो को पसंद अवश्य करेंगे, यही आशा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ज्योग्राफी के सेकंड पेपर में आपको पढ़ना होता है क्या, बहुत ही जटिल टॉपिक अपने आप में है, सुदूर संवेदन और जीआईएस के आधार। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं जीआईएस को। ठीक है, सुदूर संवेदन तंत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सुदूर संवेदन तंत्र और यानी रिमोट सेंसिंग जो होता है और जीआईएस के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या है, जैसे कि आप देखते हैं रिमोट के माध्यम से ये रिमोट है, अब इस रिमोट से एक प्रकार से टीवी कंट्रोल होती है। ठीक है, अब ये टीवी यानी कि जो डिजिटल बोर्ड है इस रिमोट से कंट्रोल होता है। अच्छा, इसी टीवी को अगर हम वो बना दें, क्या बोलते हैं, HDMI केबल लगा करके, तो ये इस रिमोट से काम करेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से देखें, अब तो रिमोट पहले था ऐसे मिलाना पड़ता था सेंटर भिड़ा करके, तब ऐसे दाबते थे तब काम करता था। आजकल ऐसी सेंसिंग की व्यवस्था है कि ऐसे दाब दो, इधर आंख मूंद करके उधर दाबो और उधर मशीन लगी हुई है, उधर वो काम कर रही है। इस दोनों रिमोट की अगर बात की जाए, कहीं से दाब दो तो वहाँ पर पूरा का वही काम करेगा, यानी इस पर यहाँ पर दिखा करके करने की ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, तो ये सब रिमोट सेंसिंग के ही पार्ट हैं। ऐसे ही रिमोट सेंसिंग की उपयोगिता एक प्रकार से सेंसर समझते हैं। जैसे कि आप कभी अगर फ़ोन पर बात करते होंगे तो फ़ोन पर बात करने से मतलब फ़ोन में सेंसर होता है, तो जैसे कान के पास फ़ोनमा ले जाते हैं तैसे एक प्रकार से वहीं पर सेंसर लगा होता है, उसी जैसे वो पता चलता है कि वो कान के पास गया, तैसे वो स्क्रीन जो होती है वो बुझ जाती है। ठीक है, बुझ जाती है, आप देखे होंगे अगर आपने अनुभव किया होगा। तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है जियोग्राफी या तमाम प्रकार के पूरे पृथ्वी में जो मैप वाला लोकेशन आप देखते हैं, ये सब इसी के पार्ट हैं। इसी के द्वारा वास्तविक फ़ोटो यानी कि ऊपर से फ़ोटो खींचने की प्रक्रिया, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, सैटेलाइट लगे हुए हैं, वो लगातार निगरानी पृथ्वी पर रख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा रोड कहाँ को जाएगा, ये सब एक प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस के अंतर्गत आप लोग देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी के भूगोल के पेपर 2 में हमको यही पढ़ना है, सुदूर संवेदन और जीआईएस के एक प्रकार से जीआईएस के आधार जो हैं मूलभूत, उन्हीं के बारे में जानना है। बीए 5th सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं एक सब्जेक्ट के। पहला पेपर आपका था रीजनल जियोग्राफी यानी कि क्षेत्रीय भूगोल, या इसको आप प्रादेशिक भूगोल भी कहते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल या क्षेत्रीय भूगोल के बारे में मैंने आपको समझाया था पेपर 1 में। पेपर 2 का यह मॉडल पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक प्रकार से जो हैं उन्हीं के उत्तर को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम बहुत ही बारीकी के साथ एक एक चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। पहला प्रश्न क्या है भैया, पहला प्रश्न है जीआईएस के लाभ बताइए, यानी कि इसका एक प्रकार से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, किसके बेनिफिट्स जीआईएस के। जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जीआईएस की बात की जाए तो जीआईएस के क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, पहला लाभ ये होता है कि जीआईएस जो होता है ये कम लागत और कम समय में कार्य को पूरा किया जा सकता है इसके द्वारा। यानी कोई भी काम होता है उसको बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में उस काम को हम पूरा कर पाते हैं। तो जीआईएस जो होता है इसमें हमारी मदद करता है। ठीक है, दूसरी बात, चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है जीआईएस के माध्यम से। ठीक है, इस सूचना प्रणाली के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार कर सकते हैं। यानी हम जो कि वास्तविक फ़ोटो के माध्यम से एक बहुत बड़े एरिया की फ़ोटो ले सकते हैं और उसका एक प्रकार से मानचित्रण कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा एक बड़े क्षेत्र की विभिन्न विशिष्टताओं यानी कि जो फीचर्स होते हैं अलग अलग एरिया के में, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर नदियाँ हैं, किस क्षेत्र का इलाका कैसे है, वहाँ की विशेषताओं के बारे में, और जो एक प्रकार से भौगोलिक संरचना है उस संरचना के बारे में, जो प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर कितने पाए जाते हैं उनके बारे में, कहाँ पर कोयला, कहाँ पर कौन सी वनस्पति, कौन से पेड़, ये सब आपको उस क्षेत्र में दिख जाता है। ठीक है, तो ये सब जो भौगोलिक संरचना है, विभिन्न क्षेत्र की विशिष्टताएं हैं, प्राकृतिक संसाधन जो इधर उधर
पाए जाते हैं उनको एक नज़र से देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर से जब हम फ़ोटो खींचते हैं ड्रोन की मदद से, जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार से क्या क्या है, एक लंबे एरिया को हम कवर कर पाते हैं, उसको एक ही फ़ोटो में समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में या इस विशेष एरिया में क्या क्या एक प्रकार से इसकी विशिष्टताएँ हैं, क्या क्या संरचनाएँ हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, पूरा विस्तार से यहाँ पर हम लोग जानेंगे, मतलब कि ये सब हमको पता चल जाता है। इसके अलावा GIS का लाभ ये है कि दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ पर एक प्रकार से दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर मनुष्य का पहुँचना असंभव है, ऐसे क्षेत्रों को भी कम समय में आच्छादित यानी कवर किया जा सकता है GIS के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं किसी झील के ऊपर की फ़ोटो, झील के ऊपर से हमको झील की शूटिंग करनी है तो वहाँ पर ऊपर से हम ड्रोन उड़ा करके वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ की शूटिंग हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर जा कर के वहाँ तक की शूटिंग एक प्रकार से आजकल की फिल्मों में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सब भी एक प्रकार से GIS का ही पार्ट है, यानी जहाँ तक एक प्रकार से मनुष्य खुद नहीं पहुँच सकता वहाँ पर उसका कैमरा ज़रूर पहुँच जाता है। ठीक है, मतलब मनुष्य पहुँच जाएगा लेकिन मनुष्य उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी आजकल हम ये देख पा रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हम देख पा रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, ये एक प्रकार से हम लोग जान पाए हैं। ठीक है, किसकी मदद से जान पाए हैं, ये अपने अक्ष पर झुकी है, क्योंकि ये पृथ्वी एक फ़ोटो में अगर यहाँ से खींचे तो हम नहीं पता कर पाएंगे, तो हमने सैटेलाइट बनाया, कृत्रिम उपग्रह बनाया, उस उपग्रह को भेज दिया खूब ऊपर, अब बहुत ऊपर चला गया, वहाँ से जब पृथ्वी को देखा तो पता चला कि पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी कैसी है, इस तरीके से गोलाभ है, यानी इस पृथ्वी का आकार ऐसे है और इस तरीके से 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर ये झुकी हुई है। ठीक है, और इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है, वो कैमरा मतलब कैमरे में आ गया और पृथ्वी ऊपर से यानी आंतरिक से नीली दिखती है। इस बात का पता हमको कैसे चला, GIS के माध्यम से ही पता चला। पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, इस बात का भी पता एक प्रकार से हमको इसी तरीके से चला। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से पृथ्वी इसी तरीके से है, नीली है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको पहले उतना नहीं थी एग्जैक्ट, लेकिन GIS के माध्यम से हम तमाम प्रकार की चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर लोगों का पहुँचना असंभव होता है, ऐसे क्षेत्रों को कम समय में कवर करने का प्रयास या कवर कर सकते हैं GIS। ठीक है, इसके अलावा पांचवा लाभ इसका ये है कि प्रणाली विकसित हो जाने के पश्चात इसका उपयोग सामान्यतया सभी के द्वारा अल्प अवधि यानी कम समय में या कम समय के ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के उपरांत सुगमता से किया जा सकता है, यानी कि इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी होती है और बहुत ही कम समय की ट्रेनिंग में हर व्यक्ति इसको समझने में, जानने में, सीखने में एक प्रकार से तत्पर रहता है और जान भी जाता है बहुत जल्दी। तो कहीं ना कहीं पे जो GIS है उसका आज के भौतिकवादी समाज में बहुत ही एक प्रकार से इम्पोर्टेंट भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। GIS की भूमिका अब मैं आपको क्या बताऊं कि आजकल अगर GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर कितने पाए जा रहे हैं, सारी चीज़ों को हम समझ नहीं पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आज ख़त्म हो जाए तो एक प्रकार से जितने भी देश विकसित हुए हैं वो देश एक प्रकार से, या जो भी देश अभी विकासशील प्रगति पर हैं वो एक प्रकार से उनका विकास भी रुक जाएगा। कहीं ना कहीं पे कहने का मतलब ये है कि आज ये पूरे के पूरे संसार के लिए GIS प्रणाली बहुत ही उपयोगी है महोदय। ठीक है, तो ये पहला लाभ इसका हो गया। क्या क्या, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, विस्तार से मैं आपको एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। दूसरा क्वेश्चन क्या आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन से दूर संवेदन के लाभ बताइए। दूर संवेदन या सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन या दूर संवेदन को ही एक प्रकार से अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। संवेदना, इमोशन, अब इस रिमोट का इमोशन ये टीवी समझ पाती कैसे, दूर से ही कोनो बटनिया ही में से दाबते हैं और ये अपना काम करने लगती है टिबिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भैया ये संवेदनाएं एक प्रकार से दूर से एक प्रकार से रिमोट के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, जैसे फ़ोन करते हैं, अब फ़ोन पहले टावर पर जाता है, नज़दीकी टावर पर, टावर से एक प्रकार सेंसर लगा होता है, फिर टावर से मोबाइल का सेंसर टावर को कैच करता है, टावर का सेंसर सैटेलाइट को कैच करता है जो ऊपर लगी कृत्रिम उपग्रह, फिर वो कृत्रिम उपग्रह उस नज़दीकी टावर को कवर करता है जहाँ पर फ़ोन लगाया गया है, फिर वो नज़दीकी टावर उस सेंसर को ढूंढता है जहाँ पर फ़ोन लगाया गया, उस फ़ोन पर जाता है। इस तरीके से हमारी बात पहले हमारे
नज़दीकी टावर तक जाती है, फिर टावर से उड़ती है और सैटेलाइट तक पहुंचती है, फिर सैटेलाइट से उस नज़दीकी टावर पर जाती है और फिर वह नज़दीकी टावर जहां आपने फ़ोन लगाया वहां पर पहुंचता है। और इस तरीके से एक प्रकार से हमारी बात जो होती है इस तरीके से होती है। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा महोदय और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो। ठीक है, सुदूर संवेदन जिसको आप अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सुदूर संवेदन तकनीकी के विकास से निम्नलिखित लाभ हुए हैं, यानी इस टेक्नोलॉजी जो सुदूर संवेदन है, रिमोट सेंसिंग से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। ठीक है, क्या क्या लाभ हुआ है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पहला लाभ तो ये है कि यह किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर सकता है। बड़े दृश्य का या एक प्रकार से बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर सकता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, दूसरी बात, यह समय आधार रेखा पर विश्वसनीय तथा वास्तविक अथवा लगभग वास्तविक सूचनाएं प्रदान करता है। यानी कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से केवल यही रिमोट नहीं काम करता, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हम काम में लाते हैं। जियोग्राफी में रिमोट सेंसिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगिता है। ठीक है, तो ये एकदम से एग्जैक्ट जानकारी हमको देता है। इसके अलावा यह भूमि सर्वेक्षण की अपेक्षा कम खर्चीली है, यानी कि अगर हम किसी एरिया में जा कर के वहाँ पर खड़े होकर के वहाँ पर जांच परख करते हैं तो इससे हमारा खर्चा दुगना तिगुना बढ़ जाता है। लेकिन जब हम एक प्रकार से उस एरिया में रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उस एरिया को कवर करने का काम करते हैं तो हमारा खर्चा भी कम हो जाता है और कम समय में हम वहाँ के उस क्षेत्र विशेष की जानकारी विधिवत तरीके से प्राप्त कर पाते हैं। तो यह भूमि सर्वेक्षण के लिए, यानी भूमि का सर्वे करना है तो उसके अपेक्षा एक प्रकार से आप कम खर्चीले में खास करके सुदूर संवेदन के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण आप कर सकते हैं। इससे सूचनाएं बहुत ही शीघ्र एकत्रित की जा सकती है, यानी सूचनाएं डाटा इस कलेक्शन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से होता है ये रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा चौथा इसकी लाभ ये है सुदूर संवेदन का कि यह दृष्टिगोचर तथा डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः सादृश्य तथा डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है। यानी कि ये दृष्टिगोचर तथा डिजिटल व्याख्या के लिए, दृष्टिगोचर मतलब जो दिखाई पड़े, डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः सादृश्य और डिजिटल जो है आंकड़े प्रदान करता है। ठीक है, दृष्टिगोचर वाले आंकड़ों के लिए सादृश्य आंकड़े, ठीक है, दृष्टिगोचर के लिए, और डिजिटल के लिए एक प्रकार से डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है। यानी जैसे भी होगा ये सब कुछ करने में सक्षम आपको दिखाई पड़ेगा, यानी इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। इसके अलावा यह किसी भी यंत्र के ऊपर कई बार गुजरता है जिससे चित्रों की पुनरावृत्ति होती है। इससे समय के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को समझने में भी सहायता मिलती है, यानी कि समय के अनुसार कैसा परिवर्तन होगा, किस तरीके से, ये भी ये बताता है। कहीं ना कहीं पे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से या जीआईएस के माध्यम से हम एक प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पर खराब मौसम तथा दुर्गम भूमि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मौसम भी अगर ख़राब होता है तो इसका कोई एक प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वाईफाई वगैरह आप धूप में लगाई रहती है ऊपर, या जो टावर वगैरह पर पानी भी बरसता है, ठीक है, और मौसम भी चाहे जैसा हो लेकिन वो अपना काम करता रहता है, उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है मौसम वगैरह का। प्रतिकूल मौसम वगैरह दिक्कत भी हो जाए तब भी उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये समझा। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ चुका है, एक मिनट रुकेंगे। चले, अगला है फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है। उपग्रह चित्र मतलब कि जो कृत्रिम एक प्रकार से जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, तो वहाँ पर सैटेलाइट में जो पृथ्वी पर रुके हैं, कोई सैटेलाइट घूम रहा है, उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो वहाँ पर कैमरे लगे हैं तो फोटो खींचते हैं। तो फील्ड सर्वे के बिना भूतल और ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है। बिल्कुल, यानी आप फील्ड पर बिना जाए, ठीक है, भूतल के बारे में और पूरी की पूरी एरिया के बारे में जानकारी आप सैटेलाइट के कैमरों से लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? त्रिआयामी मतलब होता है त्रिविमीय, या इसको आप बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल, यानी ऊंचाई, लंबाई और एक प्रकार से चौड़ाई सब कुछ नापने का काम करता है। 3D फोटो जिसको आप बोलते हैं, 3D मूवी आजकल भी चलने लगी हैं। 3D मूवी, उसमें चश्मा लगा करके आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो 3 आयामी यानी 3D 3 डायमेंशनल व्यू का निर्माण करके
हम फील्ड सर्वे के बिना भूतल और ऊपरी तलों को भी देख सकते हैं उस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, उस एक प्रकार से जीआईएस के माध्यम से, सुदूर संवेदन के माध्यम से हम यह देख पाते हैं महोदय कि एक प्रकार से कोई एरिया में कितना ऊंचा एरिया है, कितना एक प्रकार से वहाँ पर खाला एरिया है यानी गड्ढा है, कैसे कैसे मैदान है, वो सारी चीज़ें हम जान पाते कैमरे के माध्यम से। चूँकि कैमरा आपको 2D और 3D दो टाइप की फ़ोटो खींचता है। आजकल फेसबुक पर भी आप देखते हैं 3D मूवी, मतलब कि 3D फ़ोटो आपकी बन जाती है, यानी कि आप फ़ोटो खींचो और फोटो को आप 3D में कर दो, यानी 3D कर दो, 3 डायमेंशनल, तो आपको एक प्रकार 3D में आपकी फ़ोटो आपको दिखने लगेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फील्ड सर्वे के बिना, किसी एरिया में जाए बिना ही हम उस भूतल खंड के बारे में या उस एरिया के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। परंतु हमें इस व्यू को जनरेट करने के लिए अतिरिक्त डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से एकत्रित की जा रही। ड्रोन एक कैमरा होता है, शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा ड्रोन कैमरा। क्या देखा होगा शादी ब्याह में, क्या देखा होगा भैया? ड्रोन कैमरा आप लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा, ऊपर उड़ा करके। और अब इस समय ठंडी का महीना आ रहा है, तो ठंडी के महीने में जब विवाह होता है और ड्रोन कैमरा जो ऊपर से निकालते हैं तो वहाँ पे पंखा चलता रहता है, वो उड़ता है, तो बड़ा ठंड लगता है, लोग भागते हैं। ठीक है, और गर्मी में अगर वही ड्रोन ऊपर चलाता है तो क्या करते हैं, उसी के नीचे खड़े हो जाए, भैया अरे हवा लाग गए, बढ़िया मज़ा आएगा, पसीने लथपथ रहा थे बेचारे। तो वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से जो है तमाम प्रकार के डाटा, तमाम प्रकार की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस डेटा में किसी एक स्थान के भाग को दो अलग अलग कोणों से एकत्रित किया जाता है। यानी कि आप देखते हैं जैसे आजकल पॉडकास्ट बड़ा फेमस हो रहा है। पॉडकास्ट में क्या होता है, 3 कैमरे लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, ऐसे ही पॉडकास्ट जब शूट होता है तो एक कैमरा जो बोल रहा होता है उसके, यानी जो प्रश्न पूछ रहा होता है उसके चेहरे पर, एक कैमरा जो एक प्रकार से जो आया है गेस्ट उसके पर, और एक कैमरा सामने से, दोनों पर फोकस कर रहा होता है। यानी कहीं न कहीं पे 3-3 4-4 कैमरों के माध्यम से शूटिंग होती है। ऐसे ही जब किसी एरिया विशेष की छानबीन करनी होती है, उसका सर्वे करना होता है भूतल का, तो हम 2-3 ड्रोन के माध्यम से, 2-3 कैमरों के माध्यम से अलग अलग एरिया की फ़ोटो, यानी इस एंगल से, उस एंगल से, ऊपर के एंगल से, सभी एंगल से हम उस एरिया विशेष की फ़ोटो या वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, और अलग अलग कोणों से या अलग अलग एंगल से एकत्रित किया जाता है जानकारी, जिससे कि उस स्थान का लगभग 60% हिस्सा प्राप्त हुई अलग अलग इमेज में एक ही हो। इस प्रकार के एकत्र की गई तस्वीरों का सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या करा जाता है, स्टीरियो विज़न किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, स्टीरियो विज़न का निर्माण किया जाता है, और भूतल और ऊपरी तलों को देख सकते हैं। इससे हम इसको मिलाते हैं तमाम फ़ोटो को, और उसको जोड़ करके एक प्रकार से एक नई फ़ोटो का निर्माण होता है, और इस तरीके से हम चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। यहाँ तक कि समुद्र के अंदर कहाँ कहाँ क्या है, ऊंचाई पर क्या क्या है, कैसे कैसे है, इन चीज़ों का जानकारी हमको इसी टेक्निक के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, एक बात और यहीं पर ध्यान रखेंगे। अगर मान लेते हैं आपको 5th सेमेस्टर में आप हैं और अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करना, देखिए चैप्टर वाइज क्लासेस की तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि मैं चैप्टर वाइज क्लासेस अब की बार आपकी 5th सेमेस्टर में, चूंकि आप 5th सेमेस्टर पहुंच चुके तो आप जानकार हैं, और मॉडल पेपर के माध्यम से, महासंग्राम वीडियो के माध्यम से जो मैं बताऊँगा वो आपके समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसको लेकर के आप परेशान नहीं होना है। मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, रिविजन क्लास, मैराथन क्लास, इन्हीं माध्यम से आपकी तैयारी मैं करवाऊँगा। तो इन सभी की जो PDF है, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी PDF जो यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ मिल रहा है, ये सब PDF प्राप्त करने के लिए आपका कोई सब्जेक्ट है उसका PDF, इसके अलावा आपका जो को करिकुलर कोर्स अब की बार है उसकी भी PDF और उसकी भी वीडियोस तमाम सारी हमारे पास हैं ऑलरेडी। तो उनकी सबकी वीडियो वगैरह पाने के लिए आपके 2 सब्जेक्ट आपके जो है उनके 2 सब्जेक्ट के 2-2 पेपर, मतलब कि एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं। तो उन 2 सब्जेक्ट, ठीक है, 2 आपके मेजर सब्जेक्ट अब बचे हैं, तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, यानी कि यहाँ पर 4 पेपर आपको ये देने होंगे और एक पेपर ये, 4 यानी 5 पेपर। तो इन 5 पेपर की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जाएगी। ठीक है, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और इन सभी माध्यम से। तो अगर आपको मतलब कि ज्वाइन होना है ग्रुप में, ग्रुप बन चुका है, कई सारे बच्चे ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको भी ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है।
इसी पर आपको SMS करना है कि हमको सर जी 5th सेमेस्टर में हम हैं, हम इस यूनिवर्सिटी से हैं, हमारा नाम ये है, हमको ग्रुप ज्वाइन करना है, हमको PDF की सुविधा प्राप्त करनी है। तो आपको PDF एक प्रकार से को करिकुलर की PDF, ठीक है, जो जितनी भी PDF है सब आपको मिल जाएगी, और जो भी नई PDF बनेगी, नए मॉडल पेपर आएंगे, उसकी भी PDF तुरंत आपको मिल जाएगी। जो भी क्लास यूट्यूब पर होगी उसकी इन्फॉर्मेशन पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं इनकी तैयारी भी आपकी यहाँ पर विधिवत तरीके से हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, इंग्लिश चूँकि मुझे आती नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी विधिवत तरीके से यहाँ पर करवाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे जो भी आपके 2 सब्जेक्ट हो उनके मॉडल पेपर के माध्यम से, ठीक है। मॉडल पेपर जैसे ये आपका मॉडल पेपर हो रहा है, ऐसे ही मैराथन क्लास में लाऊंगा जिसमें सभी चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन शामिल करूंगा। इसके अलावा आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगी जिसमें एक प्रकार से मैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी। तो इन सभी का मॉडल पेपर का इन सभी का PDF नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जो पिछले वर्ष यानी 2024 में जो विभिन्न विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट उनकी पहले से सेंड कर दी जाएगी, ताकि 2024 वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख पाए, और उनकी भी PDF नोट्स वगैरह मैं सेंड कर दूँगा आपके पास। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मात्र 100 रुपये में आपको बड़ी सुविधाएँ दी जा रही हैं, तो तुरंत आप ज्वाइन हो जाएँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें जानने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS के उद्देश्य क्या है बताएं। यानी कि इसका भौगोलिक सूचना तंत्र के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GIS, ठीक है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या एम है, किस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, इसको जानते हैं। देखिए, भौगोलिक सूचना तंत्र आंकड़ा प्राप्ति के मतलब कि को लेकर के आंकड़ा प्राप्ति से लेकर के संग्रह, प्रकरण और विश्लेषण का कंप्यूटर आधारित तंत्र होता है। इसके विभिन्न उद्देश्य निम्न हैं। यानी कि ये तथ्यों को इकट्ठा करता है, तथ्यों का एक प्रकार से संग्रह करता है, तथ्यों का विश्लेषण करता है, तथ्यों की जानकारी को सुटेबल वर्गीकरण करता है और अच्छे तरीके से इकट्ठा रखता है, ठीक है, एनालिसिस करता है। कंप्यूटर आधारित तंत्र होता है ये भौगोलिक सूचना तंत्र GIS। इसके कई उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य इसका होता है महोदय कि विभिन्न प्रकार के नियोजन माने कोई भी प्लान, आपको कोई प्लान ऑर्गेनाइज करना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो विभिन्न प्रकार के आयोजन, नियोजन, प्लानिंग में, निर्णय प्रक्रिया में, समय और लागत के संदर्भ में मानवीय क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से GIS का एक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। क्या? विभिन्न प्रकार के नियोजन और निर्णय प्रक्रिया में, समय और लागत के संदर्भ में मानवीय क्षमता को बढ़ाने के लिए GIS प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य इसका ये है, क्या? आंकड़ों के विस्तार, आंकड़ों का वितरण, यानी जो डाटा है उस डाटा को प्राप्त हम करते हैं ये सूचना यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से, GIS के माध्यम से उन आंकड़ों का वितरण करना हुआ, उन आंकड़ों की प्रक्रिया के लिए सक्षम साधनों को प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य रहा। इसके अलावा आंकड़ों के प्रक्रियात्मक स्तर पर पुनरावृत्ति को कम से कम करना, ये भी इसी का उद्देश्य रहा, ठीक है। तो आंकड़ों के प्रक्रियात्मक स्तर पर पुनरावृत्ति को कम करना, ताकि आंकड़े एक प्रकार से एक ही आंकड़े दोबारा से ना आ जाएं, इसकी भी देख रेख कहीं ना कहीं पे इसी GIS के माध्यम से किया जाता है। चौथा उद्देश्य GIS का ये है कि विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं यानी डाटा को समन्वित करने की क्षमता में वृद्धि करता है ये, ठीक है। तमाम प्रकार के डाटा का स्रोत है ये। इसके अलावा पांचवा इसकी विशेषता ये है, इसका उद्देश्य ये है कि नई नई सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भौगोलिक आंकड़ों के मिश्रित स्वरूप का विश्लेषण करने में भी एक प्रकार से माहिर है भौगोलिक सूचना तंत्र या GIS। तो GIS बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रणाली है जिसके माध्यम से हम तमाम प्रकार के सिद्धांतों को सफल कर पाते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी को इकट्ठा कर पाते हैं, तमाम सिद्धांतों को जांचते परखते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। तो इस तरीके से GIS की वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य में भी बहुत उपयोगिता होने वाली है, ठीक है। इस प्रकार भौगोलिक सूचना तंत्र जो होता है स्थानिक यानी कि जो स्थान विशेष के आंकड़े डाटा होते हैं उनकी सहायता से
किसी भी धरातलीय तथ्य को, किसी भी धरातलीय फैक्ट के बारे में उसकी अवस्थिति यानी कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी, वो एक प्रकार से उसकी अवस्थिति, किसी भी चीज़ की अवस्थिति कैसी है, उसकी सिचुएशन यानी दशा कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है और उसका मॉडल कैसा है, इन सभी प्रक्रिया को स्पष्ट करने में सक्षम है। यानी कुल मिलाकर के GIS प्रणाली से कुछ आज के युग में छिपा नहीं है, यानी सब कुछ सक्षम है करने में GIS प्रणाली। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, भौगोलिक सूचना तंत्र का क्षेत्र बताइए। भौगोलिक सूचना तंत्र का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि GIS जो होता है, जियोग्राफिक या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो कहाँ तक है, किन किन क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखें, ये प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है, परीक्षा में आया हुआ है ये। ठीक है, कई विश्वविद्यालयों में पिछली बार। देखिए, भौगोलिक सूचना तंत्रों के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली समस्याओं की विविधता ने इस तंत्र के अनुप्रयोग क्षेत्र को असीमित बना दिया, यानी इसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आज के युग में, आज के भौतिकवादी समाज में आप जिधर जाओ, जिस क्षेत्र में आप जाओ, जिस विषय की आप बात करो, तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का बड़ा उपयोगिता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आजकल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये हर एक क्षेत्र में एक प्रकार से अपने पांव पसार चुका है। इसके जो विषय क्षेत्र है, इसका विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है। वस्तुतः पृथ्वी पर भौगोलिक अवस्थिति यानी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, उसके द्वारा संदर्भित लक्षणों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्ति के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीकी का उपयोग एक प्रकार से किया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर जो एक प्रकार से कहाँ पर कौन सा पर्वत है, पर्वत कहाँ पर है, नदी कहाँ पर है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर नदियाँ कैसे बह रही हैं, कौन सी नदी कैसे बह के जा रही है, ये सब पूरी जानकारी जो है ये किसके माध्यम से हमको मिलती है भैया? ये सब पूरी जानकारी हमको मिलती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से। यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से हम इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, तमाम प्रकार के डाटा को इकट्ठा कर पाते हैं। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के संदर्भ में की इसके बारे में हम विस्तार से GIS के माध्यम से ही जान पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इन कंप्यूटर आधारित तंत्रों में ऐसे भूगोलीय संदर्भित यानी जियोग्राफिकली जो है रेफरेंस्ड लक्षणों के अवस्थितिक दत्त यानी लोकेशन डाटा, कहाँ पर कौन सी लोकेशन कैसे क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी हमको इसमें मिलती है। उनके गुण दत्त यानी जो एट्रीब्यूट डाटा होता है, जो हमको प्राप्त आंकड़ा होता है, उस आंकड़ों दोनों को एक साथ प्रयोग में लाने की क्षमता भी इसके अंदर होती है। अतः भौगोलिक सूचना तंत्रों में न केवल लक्षणों की अवस्थितियों का स्वतः प्रदर्शन यानी ऑटोमेटिक डिस्प्ले या मानचित्रण होता है, अपितु ये तंत्र संबंधित लक्षणों के विवेचन योग्य अभिलक्षणों के अभिलेखन, विश्लेषण, एनालिसिस और एक संबंधात्मक दत्त आधार यानी रिलेशनल जो है एक प्रकार से डेटाबेस भी प्रस्तुत करते हैं। यानी कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या संबंध है यह भी बताते हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु से किस तरीके से रिलेटेड है, संबंधित है, इसके बारे में भी बताते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी है अपने आप में। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये एक प्रकार से डाटा का केवल कलेक्शन नहीं करता, बल्कि डाटा का को रिलेशन क्या है, एक डाटा का दूसरे डाटा से क्या संबंध है, एक सिचुएशन का दूसरे सिचुएशन के साथ क्या संबंध है, इसको ही बताने में बहुत ही उपयोगी होता है। यानी एक प्रकार से इसकी सीमा बहुत ही व्यापक है, इसका एक प्रकार से कोई सीमा नहीं है, ये असीमित विषय क्षेत्र पर काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए फटाफट से आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लाने का प्रयास करूँगा। देखिए, भौगोलिक सूचना तंत्र की अभिकल्पना बताइए। भौगोलिक सूचना तंत्र की अभिकल्पना की अगर बात किया, डिज़ाइन ऑफ GIS यानी GIS की डिज़ाइन क्या, अभिकल्पना इसकी क्या है। देखिए, अनेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से GIS के लिए उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन किया जाता है। GIS के प्रयोग की अग्र प्रकार से अभिकल्पना की जा सकती है। यानी इसके एक प्रकार से डिज़ाइन की अगर बात की GIS की तो कई डिज़ाइन है। जैसे कि पहली डिज़ाइन है इसकी संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आवश्यकता, सबसे पहले आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है,
फिर उसके बाद में अभिकल्पना का निर्माण होता है, इसकी डिजाइन तैयार की जाती है। डिजाइन में क्या होता है कि प्रक्रिया का, किसी भी प्रोसेस का प्लान कैसे करता है ये, यानी कि प्रक्रिया नियोजन और किस तंत्र का मतलब तंत्र का चयन कैसे करना, ये डिसाइड होता है अभिकल्पना में। तीसरा प्रोसेस होता है विकास का, यानी डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब तंत्र की प्राप्ति, यानी जो भी हम तंत्र या सिस्टम जान रहे हैं उसकी प्राप्ति हो जाए। आंकड़ा कहाँ से मिला है, आंकड़े का आधार क्या है, तथ्य कहाँ से प्राप्त हुआ है उसके बारे में। स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे देनी है, ये सब एक प्रकार से इसमें शामिल। संचालन की तैयारी कैसे चलाना है हमको पूरा सिस्टम, तो ये सब एक प्रकार से जीआईएस के एक प्रकार से अभिकल्पना में शामिल या उसके एक प्रकार से जो है डिज़ाइन में शामिल होते हैं। इसके अलावा चौथा होता है संचालन, इसको आप ऑपरेशन बोलते हैं। तंत्र की स्थापना करना, आंकड़ा का रूपांतरण करना, ठीक है, और प्रक्रिया का विकास करना, ये सब संचालन में शामिल है। और पांचवा होता है अंकेक्षण, यानी कि जिसको आप ऑडिट बोलते हैं। तंत्र मूल्यांकन और विस्तार करना, यानी जो एक प्रकार से सिस्टम है उसका मूल्यांकन करना कि सिस्टम जहाँ तक हमने सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ, पूरा का पूरा, और उसका विस्तार आगे करके उसके बारे में पूरा जानकारी लेना। ठीक है, जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए प्रयुक्त प्रमुख सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं। कई सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसका प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के चीज़ें एक प्रकार से अपने आप में उतना मुख्य नहीं आएंगी। जैसे कि पहला सॉफ्टवेयर है आर्क जीआईएस। ठीक है, आर्क जीआईएस जो है बड़ा फेमस जीआईएस में माना जाता है, आर्क जीआईएस। ठीक है, इसके अलावा जियोमेटिका, ठीक है, ये भी बड़ा फेमस है। ये सब सॉफ्टवेयर हैं जीआईएस के लिए। इसके अलावा मैप इन्फो ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि जीआईएस के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा इरडास, ठीक है, ये भी एक प्रकार से क्या है, इरडास भी क्या है, ये भी एक प्रकार से एक सॉफ्टवेयर है जो कि काम करता है जीआईएस के लिए। तो जीआईएस के लिए प्रयुक्त जो सॉफ्टवेयर है प्रमुख वो 4 है मुख्य रूप से। कौन कौन से? आर्क जीआईएस, जियोमेटिका, मैप इन्फॉर्मेशन या मैप इन्फो और मतलब कि यारदास। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वैसे भारतीय अंतरिक्ष विभाग की अगर बात की जाए तो इंडियन जो अंतरिक्ष विभाग है, भारतीय अंतरिक्ष विभाग, उसने जो है जियो स्मार्ट नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है, डिसीजन स्पेस नाम का एक मतलब कि जीआईएस के प्रयुक्त मतलब कि जीआईएस के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया है, डिसीजन स्पेस, जियो स्मार्ट। ठीक है, इसके अलावा बायोकैप, ठीक है, बायोकैप, इन सभी सॉफ्टवेयरों का लॉन्च कौन किया है? भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने जियो स्मार्ट, डिसीजन स्पेस एंड बायोकैप, ठीक है, जैसे जीआईएस सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। भारत ने विकसित किया है किसके लिए? जीआईएस के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भारत लगातार एक प्रकार से इन मुद्दों पर काम कर रहा है ताकि एक प्रकार से इन सभी मुद्दों पर अपनी एक प्रकार से पकड़ और बढ़ाई जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं और आपको देता रहता हूं। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, प्रश्न अगला है, रिमोट सेंसिंग की सीमाएं बताइए। यानी रिमोट सेंसिंग की सीमा क्या क्या है? सीमा मतलब कि क्या होता है, यानी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। एक तरफ ये होता है कि रिमोट सेंसिंग पूरा का पूरा एरिया को कवर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ मुद्दों में रिमोट सेंसिंग अभी भी एक प्रकार से उतना सक्षम नहीं कि वो इम्पोर्टेंट वर्क कर सके, वही चीज़। तो रिमोट सेंसिंग की सीमाएँ, लिमिट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इन हिंदी। पहली बात, रिमोट सेंसिंग ने पूरी तरह से ज़मीन आधारित सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया है। यानी कि अगर पूरी की पूरी ज़मीनी स्तर पर बात करें तो रिमोट सेंसिंग ने एक प्रकार से अभी पूरी तरीके से ज़मीनी जो विधियां थी, जो ज़मीन आधारित सर्वेक्षण होता है, जो सर्वे होता है, सारे सर्वे एक प्रकार से इसके द्वारा नहीं हो सकते। जैसे कि मान लेते हैं जनगणना करनी हुई, तो जनगणना रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप कितना कर पाएंगे? कुछ मात्रा में कर पाएंगे, लेकिन सारी चीज़ों के माध्यम से या एक प्रकार से लोगों को जाना पड़ेगा कितने लोग गरीब हैं, कितने क्या हैं, क्योंकि जब वहाँ पर जाएंगे तभी एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि कौन लोग कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं क्या। तो इस या ऐसे और तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जिसके बारे में आपको एक प्रकार से केवल रिमोट सेंसिंग के भरोसे नहीं रहना पड़ता है, उसमें आपको जा करके और एक प्रत्यक्ष रूप से जानकारी ग्रहण करनी होती है। ठीक है, तो हर एक मुद्दे में जीआईएस जो होता है या जो रिमोट सेंसिंग है वो एक प्रकार से काम नहीं कर पाता है। कुछ इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस होते हैं, तो उनमें एक प्रकार से सीमित दायरे में रह करके ही काम कर पाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है
कि भले ही एक आध दो लिमिटेशंस उसकी, लेकिन आज के समाज में, आज के भौतिकवादी युग में आपको बता दूं कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। दूसरी बात, डेटा संग्रह और डेटा खरीद की लागत भी पड़ती है, यानी कि इसमें एक प्रकार से डेटा संग्रह और डेटा खरीद की लागत, यानी एक प्रकार से महंगी प्रणाली भी होती, कभी कभी खर्चा ज़्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ज़मीनी जो सर्वेक्षण होता है वो उससे सस्ता भी कभी कभी पड़ जाता है, और कभी कभी ज़मीनी सर्वेक्षण जहाँ महंगा पड़ता है वहाँ के लिए तो एक प्रकार से ये जो रिमोट सेंसिंग तकनीक है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कहीं कहीं पर रिमोट सेंसिंग ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। ठीक है, ज़मीन आधारित सर्वेक्षण से। तो इस सिचुएशन में एक प्रकार से वहाँ पर वही सर्वेक्षण काम करता है, डेटा वाला नहीं, मतलब ये वाला नहीं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग वाला नहीं। डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं, क्योंकि कभी कभी ये डेटा जो व्याख्या करता है इसका, ये व्याख्या एक प्रकार से कर देता है लेकिन मशीनी व्याख्या करता है। ये एक प्रकार से इमोशनल चीज़ों को नहीं समझता है। कभी कभी एक प्रकार से ऐसे मुद्दे सामने, ऐसे मशीन क्या होती है, मशीन इमोशनल चीज़ों को थोड़ी समझ पाती है, तो एक मशीन के हिसाब से या एक सिस्टम जो उसमें फिट किया गया उसी के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी डेटा का एनालिसिस करने में और डेटा की व्याख्या करने में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा, ये बात भी हम नकार नहीं सकते। इसके अलावा सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड के माध्यम से देख नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो इसमें रिमोट सेंसिंग में, कि जब क्लाउड या बादल वगैरह आ जाते हैं या कोई मतलब कि धुंध आ जाता है तो उस स्थिति में वो काम करना बंद कर देते हैं। या कभी कभी इस पर एक प्रकार, जैसे कि आप देखते हैं चंद्रमा पर या मंगल पर जो हम यान वगैरह छोड़ते थे, कभी कभी वहाँ की सिचुएशन उस चीज़ों के एक प्रतिकूल हो जाती हैं और हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। या वो मशीनें ख़राब हो जाती हैं या मशीनें उपयुक्त जानकारी नहीं प्रदान कर पाती हैं, तो ऐसी स्थितियों में भी एक प्रकार से इसकी लिमिटेशंस है। ऐसी स्थितियों में भी सुधार की ज़रूरत है, जो कि लगातार वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग बताइए। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, यानी इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कैसे कैसे होता है। पहली बात, उपग्रहों यानी कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं। छवियां मतलब फ़ोटो लेते हैं। विमान पर जो कैमरे लगे होते हैं, यानी कि जो एरोप्लेन होते हैं, बड़े बड़े विमान होते हैं, उन पर भी कभी वहाँ से कैमरे लगा करके फ़ोटो खींची जाती है, क्योंकि उन पर भी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो उनके माध्यम से हम एक पृथ्वी के बड़े भाग की फ़ोटो हम खींच पाते हैं। ठीक है, वैसी फ़ोटो अगर अब हम सोचें साफ कैमरे से खींचे तो नहीं खींच पाएंगे यहाँ से अपने फ़ोन के कैमरे से या वैसे कैमरे से, लेकिन जब वो कैमरा ऊपर जाता है तो ऊपर से फ़ोटो एक प्रकार से एक बड़े क्षेत्र की फ़ोटो हम एक प्रकार से कवर कर पाते, खींच पाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो उपग्रहों में यानी कि जो सैटेलाइट्स हैं उनमें जो कैमरे लगे हैं, उससे भी हम पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र की फ़ोटो को ले पाते हैं और पृथ्वी का एनालिसिस कर पाते हैं। हम जिससे हम ज़मीन पर खड़े होकर के जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की इजाज़त हमको ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता चल जाती है। यानी हम एक प्रकार से ऐसी फ़ोटो या ऐसी चीज़ें देख पाते हैं, हम पृथ्वी को थोड़ी जान पाएंगे। हम पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर के हम ये थोड़ी देख पाएंगे कि पृथ्वी हमारी ऐसे गोल गोल है। हम ये तो ऊपर से जब फोटो आई ना तब हमको पता चला कि पृथ्वी ऐसे गोल गोल है, नहीं तो पृथ्वी हमको लगता है कि चपटी चपटी है ना पहले अगर ऐसे देखेंगे तो। ठीक है, चूँकि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे लटके हुए रह रहे हैं यहाँ पर, चूँकि क्षेत्रफल बड़ा है इस वजह से हम गिर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें जो आपको मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रही होंगी तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करें। दूसरी बात क्या होता है, जहाज़ों पर सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र तल की छवियों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो जहाज़ होती हैं पानी की बड़ी बड़ी जहाज़ें, उनमें सोनार सिस्टम लगा होता है। सोनार जो होता है वो एक प्रकार से अपनी किरणों के माध्यम से या अपने जो है उसकी जो प्रकृति होती है उसके हिसाब से क्या करता है, समुद्र के अंदर की फ़ोटो, समुद्र के जो तल होता है एकदम से निचमा का तल होता है, जिसको आप गर्त वगैरह बोलते हैं, खाई वगैरह, समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ, समुद्र के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सभी की फ़ोटो वगैरह लेने के लिए एक प्रकार से हम फ़ोटो एक प्रकार से उसमें लगा देते हैं कैमरा या उसमें सेंसर या उसमें एक प्रकार से ये क्या नाम है जो एक प्रकार से सोनार होता है। सोनार सिस्टम के माध्यम से समुद्र के नीचे एक प्रकार से जाए बिना ही हम समुद्र के नीचे के तमाम प्रकार की फ़ोटो को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसको देखते हैं कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं।
तीसरी बात, उपग्रहों यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं उन पर कैमरे का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि महासागरों में एक प्रकार से तापमान कब परिवर्तित हो रहा है, कब महासागर का तापमान बढ़ रहा है, कब घट रहा है, इन सभी चीज़ों को भी जानने में हमारे जो उपग्रह यानी सैटेलाइट पर कैमरे लगे हैं वो उपयोगी होते हैं। उनसे हमको जानकारी मिलती है इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा मान लेते हैं हमको किसी बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से मैप किया जा सकता है। यानी कि जो किसी जंगल में आग लगी है, बड़े जंगल में आग लगी है, अब उस आग को हम देख थोड़ी ना पाएंगे कहाँ पर आग लगी, किस क्षेत्र में। जंगल बड़ा है तो उसमें हम घूमते रहेंगे आग कहाँ पर लगी है। ऐसी स्थिति में हम हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ लेकर के या जो ऊपर सैटेलाइट लगे हैं उनकी मदद से हम फोटो खींच करके किस एरिया में आग लगी है उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इतने एरिया में आग लगी हुई है जंगल में। ठीक है, तो बड़े जंगल की आग को आंतरिक से मैप किया जा सकता है, जिससे रेंजरों को ज़मीन से कहीं ज़्यादा बड़ा क्षेत्र दे करके देखने की अनुमति मिल जाती है और इस तरीके से वो जान पाते हैं कि आग किस एरिया में लगी है और वहाँ पर दमकल वगैरह या बड़ी बड़ी चीज़ों को बैठा करके वहाँ पर एक प्रकार से बारिश करवा करके या अन्य चीज़ों के माध्यम से आग को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इसका क्षेत्र व्यापक है और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है। ठीक है, अनुप्रयोग बहुत हो रहा है इसका, हर क्षेत्र में प्रयोग है। पांचवा प्रयोग होता है बादलों को ट्रैक करने या मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए। बादलों को ट्रैक करना और धूल के तूफानों को देखने में मदद करना। यानी कहते हैं लोग कि पृथ्वी पर एक उल्का पिंड आ रहा है, पृथ्वी को भस्म कर देगा, पृथ्वी पर गिरेगा, ये होगा, तमाम प्रकार की चीज़ें आपको सुनने में आती नहीं हैं। तो वो सब चीज़ें हम कैसे पता कर पाते हैं? तो चूंकि ऊपर बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, छोटे छोटे कैमरे हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटो खींचने में माहिर हैं। ठीक है, तो ऐसे कैमरे जो होते हैं वो एक प्रकार से उन्हीं की मदद से क्या होता है, उन्हीं की मदद से महोदय फ़ोटो खींची जाती है, उन्हीं की मदद से वीडियो शूट करी जाती है और वही वीडियो आती है यहाँ पर। ठीक है, भेज दी जाती है। वो वहाँ पर ऐसा सिस्टम पूरा बना करके रखें कि वहाँ पर फ़ोटो खींची, वीडियो बनी, वीडियो आकर के यहाँ पर पहुँच गई। कहने का मतलब ये है कि बादल मतलब मौसम का पता लगाने के लिए रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं या फिर जो मौसम का पता कि बादल कितना घना होगा, कहाँ पर बारिश होगी, बादल छाए रहेंगे, ये सब जो आप मौसम की पूरा का पूरा पूर्वानुमान देख पाते हैं ना कि मौसम कब किस डेट को बारिश होने वाली है, किस डेट को तूफान आने वाला है, ये सब जानकारी एक प्रकार से जो है भूकंप कब आने वाला है इसकी जानकारी आपको पहले से जो मिलती है, ये सब यही एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के माध्यम से ही हमको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक शहर के विकास और कई वर्षों या यहाँ तक कि दशकों में कृषि भूमि या जंगलों में परिवर्तनों को ट्रैक करना। यानी कभी कभी क्या होता है कि एक शहर का विकास एक प्रकार से पहले उस शहर की ऊपर से फ़ोटो खींची गई आज 2000 मान लेते हैं 1 में और 2021 में एक प्रकार से 2025 में आकर के फ़ोटो खींचा कि 2025 में एक प्रकार से वो कैसा दिखेगा। तो 2001 की फ़ोटो और 2025 की फ़ोटो में तालमेल आप बैठा करके देखें कितना विकास हुआ है। तो इसके लिए भी उपयोगी होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई वर्षों या यहाँ तक कि कई दशकों में कृषि भूमि जंगल कहाँ कहाँ पर कैसे थे और 10-20 साल या 25 साल के बाद में उस एरिया में क्या हुआ है, इसकी भी एनालिसिस या इसका भी एक प्रकार तुलनात्मक अध्ययन आप इसके द्वारा कर सकते हैं। चीज़ों को जान सकते हैं कि पहले क्या था और आज क्या हो गया। ठीक है, क्या से क्या हो गया देखते देखते इन चीज़ों की जानकारी भी हमको यहाँ से मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं पे जो जीआईएस या रिमोट सेंसिंग है इसका बहुत बड़ा अनुप्रयोग है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है, हर एक क्षेत्र में आज इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं बल्कि आप देखेंगे जैसे यहाँ पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कई बार अब पूछा, कृषि और खाद्य सुरक्षा में किस तरीके का भूमिका निभाता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कृषि और खाद्य सुरक्षा में कैसी भूमिका अदा होती है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं भैया। देखिए, रिमोट सेंसिंग सूखे या कीट संक्रमण जैसी कृषि आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। रिमोट सेंसिंग ये बताती है कि सूखा कब पड़ेगा, कीट का संक्रमण कब आएगा, कितने कीट किस एरिया में आएंगे, ये सब जानकारी कृषि से रिलेटेड जो तमाम प्रकार की आपदाएं आती हैं उन सभी आपदाओं से पहले सचेत कर देते हैं किसानों को कि भाई ये आपदा इस एरिया में इस डेट तक आने वाली है, तो आप उस एरिया मतलब उस आपदा से बचने के उपाय करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे रिमोट सेंसिंग की मदद से सूखा और कीट संक्रमण जैसी कृषि आपदाओं की भविष्यवाणी एक प्रकार से करने में रिमोट सेंसिंग सक्षम है, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है और आपदा के बाद यह कृषि भूमि को हुए नुकसान का आकलन कर सकता है। यानी कि मान लेते हैं आपदा आई और आपदा आने के बाद में क्या हुई, कृषि
क्षति मतलब कि कृषि प्रणाली पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। अब एक प्रकार से कितना हानि हुई है, ठीक है, कितना क्षति हुआ है, इसका भी आकलन एक प्रकार से जीआईएस के माध्यम से या रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप कर पाते हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, हम एक प्रकार से कितना नुकसान हुआ किसी आपदा के आने से उसकी एक वायविक फ़ोटो लेते हैं और उसके बारे में हम जान पाते हैं। यानी कि वायविक फ़ोटो मतलब कि ऊपर से फ़ोटो खींचने को वायविक फ़ोटो खींचना कहते हैं। तो आपदा के बारे में, आपदा के बाद कृषि भूमि को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन, मूल्यांकन हम जो है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकते हैं कि किस एरिया के लिए कौन सी एक प्रकार से खाद्य फसल दी जानी चाहिए, या कौन सी एरिया में कौन सी खाद्य फसल ज़्यादा बोई जाती है, कौन सी एरिया में कौन सी खाद्य फसल कम बोई जाती है। ये सब जानकारी भी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हमको मिल जाती है। तो कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए आज के युग में बहुत उपयोगी है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग का उपयोग जल संसाधन प्रबंध के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। किसके लिए महोदय, जल संसाधन प्रबंधन के लिए, यानी कि जल जो संसाधन है, चूँकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है जल, ठीक है, मनुष्य इसी जल पर डिपेंड है। आपदा परिदृश्यों में जल संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। रिमोट सेंसिंग अति प्रवाह को रोकने या कमी का पता लगाने के लिए बांधों और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी कर सकती है। यानी कि नदियों पर जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों को एक प्रकार से अगर कंट्रोल करना है या बांध पर निगरानी रखना है कि बांध पर एक प्रकार जल का स्तर कितना बढ़ रहा है, यानी अगर मान लेते हैं वो उसका जो एक प्रकार से जो डेंजर लेवल है उससे अगर ऊपर जाता है तो वो एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग ये बता देगी कि एक प्रकार से ये ज़्यादा हो रहा है, तो तुरंत सूचना पहुँच जाएगी, ठीक है, लोगों के पास, और लोग जा करके फिर पानी को छोड़ देंगे, पानी को निकाल देंगे, ठीक है। ऐसी ये सब जानकारी, नहीं तो फिर बांध टूट जाएगा। तो इसलिए भी बड़ा उपयोगी होता है एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जो हो बांधों और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी कर सकती है, और यह किसी आपदा के बाद जल प्रदूषण के क्षेत्रों की पहचान भी कर सकता है। यानी कोई आपदा आई, उस आपदा के बाद में जल प्रदूषण कितना बढ़ा है, कितना घटा है, जल की क्वालिटी में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, पहले की जल की क्वालिटी कितनी थी, स्तर कितना था, मात्रा और एक प्रकार से मात्रा और एक प्रकार से क्वांटिटी और क्वालिटी कितनी थी, ये सब जानकारी रिमोट सेंसिंग पहले ही बताता कि पहले की क्वालिटी क्या थी और आपकी क्वालिटी क्या है, ये सारी जानकारी हमको मिल जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वन अग्नि प्रबंधन की अगर बात की जाए तो वन अग्नि प्रबंधन जो होता है, जंगल की, मान लेते जंगल में आग लगी हुई है तो आग को कंट्रोल करने में रिमोट सेंसिंग की मदद से हम ये जान पाते हैं कि कितने एरिया में आग लगी है, जंगल में कहाँ पर आग लगी है, ठीक है। तो जंगल की आग प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शुरुआती चरणों में आग का पता लगा सकती है कि भाई आग किस एरिया में लगी है और कितने एरिया में लगी, कहाँ कहाँ पर लगी है। इसके अलावा उसके प्रसार की निगरानी कर सकता है, यानी कि एक कैमरा फिट कर दिया जाएगा जो ये डिसाइड करता रहेगा, या रिमोट सेंसिंग बताता रहेगा कि आग किस गति से बढ़ रही है और कितने समय में कहाँ तक फैल जाएगी आग, ठीक है, उसका फैलाव विस्तार कितनी गति से हो रहा है और कितने समय में कितना और आगे तक फैलेगी। ये सब जानकारी एक प्रकार से हमको देती रहेगी रिमोट सेंसिंग, जिससे अग्निशमन प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में मदद मिलती है। यानी कि जो एक प्रकार से अग्नि को रोकने वाले यंत्र हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है, उनको मदद मिलती है और वो अच्छे तरीके से अग्नि पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश करते हैं। यह आग लगने के बाद नुकसान का आकलन भी कर सकता है, यानी आग लगी, जंगल में आग को बुताया गया, अब उस आग कितने एरिया में लगी, कितना घाटा हुआ, ठीक है, कितना नुकसान हुआ, इन सभी के बारे में जानकारी भी रिमोट सेंसिंग, यानी जो खतरा आया, खतरा के बारे में तो जानकारी देगा ही, खतरा एक प्रकार से मतलब खतरा टलने के बाद में कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान का भी आकलन मूल्यांकन करता है कौन, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिकवरी और पुनर्नवीनीकरण योजनाओं में सहायता भी करता है कि किस तरीके से इन चीज़ों की रिकवरी और दोबारा से इसका निर्माण किया जाए, दोबारा से उसको पहले जैसा बनाया जाए। तो उसका पहले की फ़ोटो उसको देता है ताकि एक प्रकार से पहले कैसा था वो देख करके उसी ऐसा फिर से बनाने का प्रयास किया जाए, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा अगला होता है भूस्खलन प्रबंधन। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े एरिया में या ठंडे एरिया में जहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, वहाँ पर एक प्रकार से पहाड़ टूट टूट करके सड़कों पर गिरते हैं। तो भूस्खलन की भविष्यवाणी करना अक्सर कठिन हो जाता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग मदद करती है। रिमोट सेंसिंग ये बताती है कि किस एरिया में भूस्खलन होने वाला है, किस एरिया में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है।
यह अस्थिरता के संकेतों के लिए ढलानों की निगरानी करता रहता है और भूस्खलन को ट्रिगर करने वाले जो वर्षा पैटर्न होते हैं उसको ट्रैक करता है कि किस तरीके के वर्षा पैटर्न पर या कितनी वर्षा पर या कितने आंधी पर, कितने तूफान पर कौन सा बर्फ़ का पहाड़ या कौन सा पत्थर टूट करके गिरेगा। आपदा के बाद रिमोट सेंसिंग क्षति का आकलन भी कर सकती है, यानी कितना नुकसान हो इसके बारे में बताती है भूस्खलन का, और स्थिरीकरण प्रयासों में योगदान देती है, यानी दोबारा से उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में भी हमको एक प्रकार से जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा तटीय प्रबंधन क्षेत्र यानी तटीय क्षेत्र का प्रबंधन करने में भी बहुत उपयोगी होता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, सुनामी और समुद्र के स्तर में वृद्धि, लगातार जलस्तर में वृद्धि होती रहती है। तो समुद्र के जलस्तर पर निगरानी रखने का काम, सुनामी वगैरह की लहरों पर निगरानी रखने का काम, चक्रवात कहाँ से उठता है उस पर निगरानी, चक्रवात कब आएगा, सुनामी कब आएगी, ठीक है, समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ा कितना घटा, इसके बारे में पूरी जानकारी जो होगी वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हमको पता चल जाती है। तो इस तमाम प्रकार की चक्रवात, सुनामी और समुद्र के स्तर के में वृद्धि जैसी तमाम प्रकार की आपदाओं का खतरा अधिक जो एक प्रकार से हमेशा तटीय क्षेत्र में बना रहता है। तो इस खतरे को एक प्रकार से बताने का या इस खतरों से सचेत करने का काम रिमोट सेंसिंग करती है। रिमोट सेंसिंग से खतरे के शुरुआती संकेतों के लिए इन क्षेत्रों की निगरानी कर सकती है और सुरक्षात्मक उपायों की योजना बनाने में मदद कर सकती है लोगों की, ठीक है, जिससे एक प्रकार से हम पहले से सचेत हो जाते हैं कि फला आपदा फला डेट को आने वाली है, तो हम एक प्रकार से उसके लिए फला उपाय ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यह इन आपदाओं के प्रभाव का आकलन भी कर सकता है और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का मार्गदर्शन भी कर सकता है। दोबारा मतलब आपदा कितनी बड़ी होगी, कितनी भयानक होगी, इससे कितना नुकसान होगा और नुकसान होने के बाद उसका एक प्रकार दोबारा से भरपाई कैसे किया जाना, ये भी एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हमको पता चल जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, तो रिमोट सेंसिंग जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस इसी से रिलेटेड आपकी परीक्षा में लगभग और लगभग 10-12 प्रश्न तो आ ही जाएंगे। यानी कि लगभग आप मान करके चलो कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आपने समझ लिया तो आप बना करके लिख पाएंगे, या आज जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें आपके दिमाग में छप रही हैं। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम आप देखिए, कम से कम तो 2 बार आप देख ही लीजिएगा। अगर आपको समय मिले तो 3 बार भी देख लीजिएगा। बाकी मैं और भी मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूँगा और मॉडल पेपर आपके लिए व्यवस्थित करूँगा ताकि आपको एक प्रकार से और अच्छी जानकारी दे सकूँ, और मॉडल पेपर की PDF नोट्स वो सब आपको मिलती रहे जो आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तैसे ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, ये रिमोट सेंसिंग लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग से किन चीज़ों को समझने में मदद मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अभी तक तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया, आप लोग समझ गए होंगे कि रिमोट सेंसिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, समझते हैं फिर भी। रिमोट सेंसिंग किसी क्षेत्र के परावर्तित और उत्सर्जित विकिरण को दूर से, यानी आमतौर पर उपग्रह या विमान से, यानी उपग्रह मतलब कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट जो होते हैं ये ऊपर घूमते रहते हैं। ठीक है, एक सैटेलाइट होता है जो कि एक जगह पर फिट कर दिया था कि वहीं पर वो जमा हुआ है, तो वो एक ही एरिया के विशेष के बारे में जानकारी देता रहता है। पृथ्वी घूमती रहती है और वो वैसे से वहीं पर कैमरा रुका होता है और पृथ्वी घूमती रहती है। लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी होती है जो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के साथ साथ जो है पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी की गति के साथ साथ वो भी उसी गति से घूम रहा है जिस गति से पृथ्वी घूम रही है। तो वो एक ही एरिया पर नज़र रखेगा जहाँ पर एक प्रकार से उसको फिट किया गया कि इस एरिया के विषय में नज़र रखना है। ठीक है, कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो विपरीत दिशा में घुमा दिए जाते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं जो कि इस तरीके से ऊपर नीचे घुमा दिए जाते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं पे जो कक्षा होती है उसकी दिशा अलग अलग करके जानकारी इकट्ठा की जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रिमोट सेंसिंग किसी क्षेत्र के परावर्तित और उत्सर्जित विकिरण को दूर से, यानी आमतौर पर उपग्रह से या किसी विमान या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से माप करके उसकी भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और निगरानी करने की प्रक्रिया का नाम होता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही एक भाग है ये रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, क्योंकि जो हमको जियोग्राफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का काम उस पूरा सिस्टम करता है, उसी सिस्टम का एक अंग है रिमोट सेंसिंग, जो कि बड़ा उपयोगी है।
भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और निगरानी करने की प्रक्रिया का नाम है रिमोट सेंसिंग। विशेष कैमरे दूर से संवेदी छवियां एकत्र करते हैं जो शोधकर्ताओं को पृथ्वी के बारे में चीज़ों को समझने में मदद करती हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, उपग्रहों और हवाई जहाज़ों पर लगे जो कैमरे होते हैं पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की तस्वीरें यानी फ़ोटो लेते हैं। क्योंकि वह फ़ोटो हम यहाँ से पृथ्वी से नहीं ले सकते, वो फ़ोटो ऊपर से ही ले पाएंगे, और बहुत ऊपर से जब लेते हैं तो बहुत बड़ी एरिया की फ़ोटो हम ले पाते हैं, ठीक है, जिससे हम ज़मीन पर खड़े होकर के जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की अनुमति हमको मिलती है। पहली बात ये, ठीक है। तो पहला उपयोग हमारा ये हो गया कि ये चीज़ें होती। तो ये प्रश्न क्या पूछा है, किन चीज़ों को समझ में मदद मिलती है? तो हमको पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र के बारे में समझने में, उसकी जानकारी लेने में मदद मिलती है। दूसरी मदद हमको जीआईएस के माध्यम से, मतलब इसके रिमोट सेंसिंग के माध्यम से क्या होती है कि जहाज़ों पर सोनार सिस्टम का उपयोग समुद्र के तल तक जाने की आवश्यकता के बिना ही समुद्र तल की छवियां बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो पानी की बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उनमें सोनार सिस्टम लगा दिया जाता है, जो कि एक प्रकार से वो पूरे के पूरे समुद्र के अंदर जो है की छवियां, समुद्र के अंदर की फ़ोटो, समुद्र के अंदर क्या क्या हो रहा है, गतिविधि समुद्र के अंदर की, समुद्र के अंदर कौन कौन सी वनस्पतियाँ, कौन कौन से एक प्रकार से जीव जंतु, कौन कौन मतलब कितना गड्ढा, गहराई, तापमान, ये सब जानकारी बताने का काम करता है। इसके अलावा उपग्रहों पर लगे कैमरों का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की तस्वीरें लेने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हो गए। पृथ्वी की दूर से संवेदिक, मतलब कि जो संवेदित छवियां हैं, ये फ़ोटो हैं, कुछ विशिष्ट उपयोगों में शामिल होते हैं। यानी फ़ोटो लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ऊपर से हम फ़ोटो क्यों लेते हैं जब हमको पृथ्वी वैसे दिख रही है? इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। पहली ज़रूरत ये होती है महोदय, जैसे किसी बड़े जंगल में आग लग गई, तो ये प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय में आपका पूछा जा सकता है। कोई बड़ा जंगल है, उसमें आग लग गई, चूँकि जंगल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तब उन बड़े जंगलों में आग लग गई। अब आप क्या करोगे? अब आप उसको ढूंढोगे पहले जा कर के कि जंगल में आग कहाँ लगी है। तो इससे अच्छा है कि जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, जो ऊपर घूम रहे हैं, उन्हीं जो एरिया विशेष के हैं, तो उससे पता लगा पाते हैं कि जंगल में आग कितने एरिया में लगी हुई है, कितने एरिया में लगी हुई है, कितनी तेज गति से आग बढ़ रही है, पूरा का पूरा आकलन जो है ये रिमोट सेंसिंग आपका कर लेगा, ठीक है। तो बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से मैप किया, यानी अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, उसकी फ़ोटो खींच करके, उसकी वीडियो शूट करके आप तक पहुंचाई जाती है, आप तक भेजी जाती है, जिससे रेंजरों को ज़मीन से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र को देखने की अनुमति मिल जाती है। यानी जो रेंजर होते हैं, जो एक प्रकार से जंगल की आग को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, उनको ये पता चलता है कि कितने एरिया विशेष में एक प्रकार चीज़ें हुई हैं और कहाँ कहाँ तक एक प्रकार से चीज़ें फैली हैं, आग कहाँ पर फैली है और किस गति से आग फैल रही है, किस एरिया से अगर हम बुझाएं आग को तो हम ज़्यादा आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों को एक प्रकार से वो जान पाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जंगल की आग को कंट्रोल करने में रिमोट सेंसिंग की बड़ी भूमिका हो जाती है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जब सुने रहेंगे तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा, आप लिख पाएंगे और बहुत ही अच्छा नंबर आपकी बार आपका उठेगा। दूसरी बात, मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए बादलों पर नज़र रखना या फूटते ज्वालामुखी देखना। जैसे मान लेते बादल पर नज़र रखना, बादल काले हैं, बादल की आर्द्रता कितनी है, बादलों को देखते कि भाई बादल की आर्द्रता, बादल में आर्द्रता मतलब क्या होता है, जो बादल में एक प्रकार से नमी होती है, ठीक है, या वायु में नमी, इसके बारे में जानकारी करके वो ये बताते हैं कि आखिरकार कहाँ पर कब किस समय बारिश होने वाली है, किस एरिया में बारिश होगी, कहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कहाँ पर धूप निकलेगी, कहाँ पर मौसम साफ रहेगा। ये सारी जानकारी रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही हमको पता चलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बादलों पर लगातार नज़र रखते हैं और बादलों की गतिविधि के हिसाब से वो मौसम की जानकारी हमको देते हैं। इसके अलावा फूटते ज्वालामुखी देखना, यानी कि ज्वालामुखी कहीं कहीं पर, कि जैसे रिमोट सेंसिंग का कैमरा चूँकि पूरी पृथ्वी पर नज़र रख रहा है, अब किसी एरिया में ज्वालामुखी खूब फटता है तो उस एरिया विशेष में एक सैटेलाइट फिट कर दिया गया कि भाई यहाँ पर ज्वालामुखी पर नज़र रखो कि कब ज्वालामुखी फूट रहा है और कैसे फूट रहा है। ज्वालामुखी फूटने की पूरी क्रिया पर नज़र रखने का काम भी रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। यानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम एक प्रकार से फटते हुए ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी कैसे फटता है, किस एरिया में फटता है और इसका कितना एक प्रकार से कितने वेग से फैल रहा है, ये सब जानकारी हम उसके माध्यम से पता कर पाएंगे। इसके अलावा धूल भरी आंधियाँ
यानी जो बड़े बड़े इलाकों में कभी कभी जैसे रेगिस्तान वगैरह में, ठीक है, धूल की आंधियाँ चलती है, बड़ी बड़ी आंधियाँ, जिसमें एक प्रकार से बहुत बड़ी जिसमें एक प्रकार से लोग तबाह हो जाते हैं, बहुत एरिया तबाह हो जाता है। तो धूल की भरी आंधियाँ जो होती हैं उस पर भी नज़र रखने के लिए एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग की मदद ली जाती है, ठीक है। उसके माध्यम से हमें जान पाते हैं कि किस एरिया में कौन सी आंधी, धूल वाली आंधी कितनी खतरनाक है और उससे लोगों को बचाने में मदद मिलती है। यानी कि जो आपदाएं तमाम प्रकार की आती हैं उन आपदाओं से सजग करती है हमको रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इसके अलावा कई वर्षों या कई दशकों में किसी शहर के विकास, यानी मान लेते 2000 ईस्वी में किसी शहर का विकास, मतलब किसी शहर की फ़ोटो आपने खींची और 2025 या 2024 में एक प्रकार से फिर से फ़ोटो खींची, दोनों की तुलना करेंगे कि भाई विकास कितने हद तक हुआ, किस गति से विकास हुआ, पहले क्या चीज़ें थीं, आज क्या चीज़ें हो गई हैं। तो किसी शहर का विकास कई दशकों में या कई वर्षों में कितना हुआ है, कृषि भूमि या जंगलों में परिवर्तन पर नज़र रखना, यानी कृषि भूमि कैसे बढ़ रही है, कृषि भूमि कैसे घट रही है, जंगल की कटाई, मतलब जंगल पहले कितने क्षेत्रफल पर जंगल था एरिया में और अब कितने क्षेत्रफल पर हो गया है, ये सब जानकारी जो है ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम उस पर नज़र रख पाते हैं, ठीक है। कि जंगल की कटाई कैसे हो रही, जंगल कम कैसे हो रहा है, कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जंगल की कटाई हो रही है या अन्य चीज़ों के लिए, कृषि कितने क्षेत्र पर होती किसी एरिया में, किसी एरिया में एक प्रकार से जंगल कितने क्षेत्रफल पर है, सारी जानकारी हम प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा समुद्र तल की ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति की खोज करना, क्योंकि समुद्र तल पर भी तमाम प्रकार के गड्ढा, तमाम प्रकार के तल नितल ये सब हैं, उनके बारे में जानकारी एक प्रकार से जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उनमें सोनार सिस्टम के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो स्थलाकृतियों की खोज और उसका मानचित्रण, यानी उदाहरण के लिए जैसे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जो पर्वत मतलब समुद्र के अंदर होती हैं उनके बारे में हम जान पाते हैं, जो गहरी गहरी घाटियां होती हैं उनके बारे में जान पाते हैं, समुद्र तल पर जो चुंबकीय पट्टी होती है उसके बारे में समझ पाते हैं। कुल मिलाकर के हम समुद्र के अंदर और पृथ्वी के ऊपर इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जान पाते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँच सकता उस एरिया विशेष के बारे में भी जानकारी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जान पाते हैं या पता लगा पाते हैं। तो रिमोट सेंसिंग आज के भौतिकवादी समाज के लिए, भौतिकवादी एक प्रकार से इसके लिए बहुत ही उपयोगी रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग ही नहीं बल्कि जीआईएस पूरा का पूरा सिस्टम जो रहा है ये बहुत ही उपयोगी रहा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर हाँ आपको कोर्स लेना है भैया, ठीक है, जियोग्राफी का, अब कोर्स में मैंने बता दिया कि महासंग्राम वीडियो, मॉडल पेपर और मैराथन क्लास यही सब आपके होंगे। कई मॉडल पेपर्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होंगे, उनके माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो और PDF नोट्स मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है और बोलना है कि सर जी हमको जो है PDF नोट चाहिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो को करिकुलर है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, इसका भी PDF और इसके भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो पिछले 2024 में पेपर हुए थे वो भी साल फॉर्म में आपको मिलेंगे हमारे वीडियोज़ में, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, उसकी PDF भी मिल जाएगी। यानी PDF और वीडियोज़ दोनों आपको मिलेंगी। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है। तो अब जिनको भी लेना ले सकते हैं। आपके 2 सब्जेक्ट और प्लस में एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट की तैयारी। एक सब्जेक्ट के अब 2 पेपर होते हैं, यानी कि 2 पेपर ये, 2 पेपर ये और एक पेपर को करिकुलर का, 5 पेपर की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में होगी। जिसमें ये बात ध्यान रखेंगे आपको विधिवत तैयारी करवा दी जाएगी, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप लोग जानते तो अब PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए बेसिकली ये 100 रुपये चार्ज किए गए हैं। PDF बाकी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी और बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैंने एक प्रकार से आपके लिए व्यवस्था करी है। आप लोगों के कहने पर ही मात्र 100 रुपये में एक प्रकार से पूरा का पूरा एक प्रकार से आपको PDF वगैरह जो भी बनेगी वो सब आपको मिलती रहेगी। जो भी वीडियोस होगी उनकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। कई बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और जो है आपको यहीं पर SMS करके आप मात्र 100 रुपये पे करना होगा। मैं स्कैनर सेंड करूँगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे चीज़ों को। SMS करें 91 61 93 60 62 पर। और अब की बार परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है इसको लेकर के मैंने एक प्रकार से पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कि अब की बार BA में आपको कॉपी कैसे लिखना है, इसको लेकर के मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।